Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। आज पहली फिक्र शिमला की करेंगे। यहाँ विवाद का फोकस एक मस्जिद है। अवैध निर्माण को लेकर यहाँ हंगामा है। मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है और मस्जिद को तोड़ देने की मांग पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसके बाद फिक्र के लेंस से कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी को देखेंगे, क्योंकि उडुपी के जिस प्रिंसिपल ने स्कूल में हिजाब पर बैन लगाया था, उन्हें ही टीचर्स डे पर बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड से दूर किया गया है। तो क्या ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ है, इसे समझेंगे। फिक्र में एक बड़ा खुलासा कोलकाता रेप मर्डर केस में भी होगा। यह खुलासा आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से जुड़ा है। 9 अगस्त को वारदात हुई और 10 अगस्त को उन्होंने अस्पताल में मरम्मत कराने के लिए एक चिट्ठी लिखी, जो अब कई सवाल खड़े कर रही है। फिक्र में आगे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर क्लेश चैप्टर भी होगा। बुलडोजर के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तलवारें एक एनकाउंटर को लेकर खिंच गई हैं। इस सवाल के साथ कि क्या यूपी पुलिस जाति देखकर गोली मारती है। आज एक शुभ समाचार सिंगापुर से भी आया है। आज सिंगापुर के बड़े उद्योगपतियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, संवाद किया। इस दौरान कई बिजनेस लीडर्स ने भारत में निवेश की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने उन्हें काशी में निवेश का न्योता दिया। फिक्र में एक बड़ी खबर पुतिन से भी जुड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को तैयार है। दिलचस्प यह है कि उन्होंने जिन मीडिएटर्स का जिक्र किया है, उसमें भारत का नाम भी शामिल है। इंडिया के अलावा पुतिन ने चीन और ब्राजील का भी नाम लिया है। और दिग्गज क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने राजनीतिक पारी का ऐलान किया है। उन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी विधायक और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने पति की सदस्यता क्रमांक वाली तस्वीर भी शेयर की है। तो आज पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र का पहला फोकस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर है। क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत वादी में इन दिनों क्या हो रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पर एक मस्जिद को लेकर बीते 4 दिन से हंगामा मचा है। इस मस्जिद के कारण बीते 4 दिन से यहाँ हिंदू मुस्लिम नफरत वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मस्जिद को तोड़ देने की मांग जोर पकड़ चुकी है। तो बिना देर किए आपको सबसे पहले इस मस्जिद के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इसके बाद खबर को डिटेल में बताएंगे। शिमला में जिस मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ा है, वो यहाँ के बाहरी इलाके संजौली में स्थित है। संजौली शिमला का पौष और बेहद शांति प्रिय इलाका है, लेकिन इस मस्जिद को लेकर यहाँ कुछ दिनों से तनाव है। देवभूमि का माहौल खराब हो रहा है। सबसे पहले आपको हिंदू पक्ष का आरोप बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद अवैध है। ये पहले 2 मंजिला थी, इसका निर्माण कच्चा था। यहाँ सिर्फ 2 परिवार ही रहा करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहाँ बाहरी लोगों का आना कुछ ज्यादा ही होने लगा। इसके बाद उन बाहरी लोगों ने चंदा जुटाकर इसमें 3 मंजिल और बनवा दी। अब ये 5 मंजिला गैर कानूनी मस्जिद है। काफी संख्या में बाहरी लोग यहाँ आकर खुले में नमाज भी पढ़ते हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। 4 दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाए थे कि मस्जिद में आने वाले बाहरी लोगों ने कुछ स्थानीय घरों में ताक झांक भी की थी। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन इन कथित बाहरी लोगों पर एक आरोप और भी है, एक स्थानीय व्यक्ति से मारपीट का आरोप। इस मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तब से शिमला में मस्जिद वाला ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मस्जिद के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा
उनके विरोध प्रदर्शन को हिंदू संगठनों का भी समर्थन है। आज भी शिमला के संजौली में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे देखते हुए यहां पर फोर्स को भी लगाना पड़ा। अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है, इसका वजूद 1947 के भी पहले से है और ये मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है। लेकिन स्थानीय लोग इस दलील से सहमत नहीं हैं। वो प्रशासन से मस्जिद को तोड़ देने की मांग कर रहे हैं। पॉलिटिशियनों की छत्रछाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन इतना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। हमें जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है, उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें। यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। हमने आपको थोड़ी देर पहले शिमला के इस मस्जिद विवाद में बाहरी वाला एंगल बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कथित बाहरी लोगों के बारे में कांग्रेस की सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी खुलकर बोल रहे हैं। उनके अनुसार इनमें से कई रोहिंग्या या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ कई ऐसे बाहरी लोगों के देखे जाने का दावा किया है। अनिरुद्ध सिंह खुद इस मस्जिद को तोड़े जाने के समर्थन में हैं। वो लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। उन्होंने ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया था। उस समय उनके रोहिंग्या वाले बयान पर बीजेपी के विधायकों ने तालियां बजाई थी। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सर जमीन, सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है? वैसे बीजेपी भी इस मस्जिद को तोड़े जाने की मांग उठा रही है। कह रही है कि अवैध निर्माण गिराने से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। लेकिन सीएम सुक्खू ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। दिलचस्प ये भी है कि शिमला मस्जिद विवाद पर राजनीतिक रोटी 1900 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेकने की कोशिश की। उन्होंने अनिरुद्ध सिंह के रोहिंग्या वाले बयान पर तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सवाल पूछा कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत क्यों है। ओवैसी के बी टीम वाले इस आरोप पर अनिरुद्ध सिंह ने बाद में जवाब भी दिया। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है,
चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। अभी जो ये सारा ध्यान में ऐसे आया कि एक कन्फ्लिक्ट एक गांव में हुआ, यहाँ शिमला के पास ही गांव में, और उसमें झगड़ा होने के बाद जो आरोपी है वो शरण लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जो गलत काम करने के बाद जो है वो शरण लेते हैं, कहाँ लेते हैं, तो मालूम पड़ा कि इस मस्जिद में लेते हैं। इसको मस्जिद बनाया गया है जहां 15-18 लोग कभी आते थे, आज वहां पर 300 से ज्यादा लोग वहां पर आना जाना जिन लोग का हो रहा है। जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है ओबीसी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे बड़े भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं वो भाजपा की जो है बी टीम है। यहाँ सवाल ये भी है कि इस मस्जिद की 3 मंजिल अगर अवैध हैं तो इसके निर्माण की मंजूरी किसने दी? इसमें नगर पालिका की क्या भूमिका है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में नगर पालिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। वैसे हमारे पास ये भी जानकारी है कि राज्य सरकार के अनुसार ये मस्जिद पुरानी जरूर है, लेकिन 2010 से यहाँ अवैध निर्माण शुरू हुआ था। इसके बाद 30 से 35 बार अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन निर्माण नहीं रोका गया और तब से ये मामला कमिश्नर कोर्ट में भी चल रहा है। वहां 44 पेशी लग चुकी हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड इस केस को लड़ रहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को है। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। शिमला में मस्जिद वाले विवाद के बाद बात कर्नाटक में शिक्षक दिवस के दिन हुई हिजाब वाली नई कंट्रोवर्सी की, जिस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी क्लेश शुरू हो गया है। इस कंट्रोवर्सी के केंद्र में कर्नाटक सरकार का एक फैसला है। सिद्धरामैया सरकार ने हिजाब वाली छात्राओं की कॉलेज में एंट्री बैन करने वाले प्रिंसिपल को सम्मानित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला एसडीपीआई के विरोध के बाद लिया गया है, जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उडुपी जिले में कुंदपुरा पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए चुना था, लेकिन फिलहाल उन्हें सम्मानित करने पर रोक लग गई है। कर्नाटक में शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष सबसे अच्छे प्रिंसिपल का सम्मान दिया जाता है। इसी के तहत बीजी रामकृष्णा का चयन हुआ था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से जोड़कर देख रहा है। सवालों वाले विमर्श पर आगे बढ़ने से पहले आपको 2022 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें इस विवाद की जड़ें छिपी हुई हैं। ये तस्वीरें उडुपी के कुंदपुरा पीयू कॉलेज की हैं, जब प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा ने हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया था। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश पर अमल करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। इस घटना पर विरोध की ऐसी चिंगारी भड़की कि उडुपी से लेकर मैंगलोर और मांड्या तक कर्नाटक के अलग अलग जिलों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम संगठन हिजाब की मांग के साथ सड़कों पर उतरे तो हिंदू संगठनों ने हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मामला अलग अलग अदालतों में गया, वहां से होते हुए शीर्ष कोर्ट में पहुंचा। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस विवाद पर क्या कहा है, पहले उनका बयान सुनिए, फिर इस खबर को हम आगे बढ़ाएंगे। have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now.
just I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. No, they should have done. They should have done. That's a mistake. You know, for everything, they have to purely verify everything and then send it to us. And once they send it, we usually clear it. But once it has come into public domain, to our knowledge also, then we had to put it on hold for now. The way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem is there, then we'll take a call. We'll have to do that. Not about double standards. See, don't politicize this issue. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या कर्नाटक सरकार एसडीपीआई के आगे झुक गई है? क्या कर्नाटक सरकार को कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों से नाराजगी का डर था? क्या शिक्षकों का सम्मान धार्मिक भावनाओं के हिसाब से किया जाएगा? कर्नाटक सरकार के इस फैसले से फिर एक बार हिजाब का मुद्दा ट्रेंड में आ गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता फैसले के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जिसने बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होती है। इसका एक और उदाहरण कर्नाटका में मिला है। शाह बानो से शायरा बानो तो हुए ही हैं नतमस्तक। अब किस प्रकार से एक प्रिंसिपल को टीचर्स डे पे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से वंचित रखा गया क्योंकि कट्टरपंथियों का दबाव आया। कर्नाटका में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते वो लगातार नतमस्तक होती जा रही है। और इसका एक और उदाहरण आज दिखाई देता है, जब एक प्रिंसिपल को, एक टीचर को टीचर्स डे पे ही इस प्रकार का इनाम दिया है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते। This government is working only for the one particular community, right from the day it is elected. A principal who discharges his duty according to the rules and the directive from the government is now penalized, only because there is a change of government in the state. We condemn that. It is definitely Congress government, state government, which is acting on the appeasement of minorities. We are condemning that on behalf of Vishwa Hindu Parishad. कर्नाटक सरकार के सम्मान पर रोक वाले फैसले को फिक्र के लेंस से देखना जरूरी है, क्योंकि यह फैसला एक शिक्षक के सम्मान से जुड़ा हुआ है। कोई भी शिक्षक धर्म या जाति देखकर अपने शिष्यों को शिक्षा नहीं देता है, बल्कि वो अपने छात्रों को बराबरी करना सिखाता है। दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों में शिक्षक को सरकारी आदेशों का पालन भी करना होता है, जैसा कि बीजी रामकृष्णा ने अपनी ड्यूटी के दौरान किया। मौजूदा सरकार में भी जब बेस्ट प्रिंसिपल के लिए उनका चयन हुआ तो पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कई कसौटियों पर उनको परखा, तब जाकर उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया गया। इसके बाद आखिरी समय में फैसले पर रोक लगा दी गई। इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जरूरत है कि किसी भी शिक्षक और उसके सम्मान को हिंदू मुस्लिम के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। कर्नाटक से अब कोलकाता चलते हैं, जहां लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज रिश्वत और लेटर की एंट्री हो गई है। इस चिट्ठी में क्या है और ये रिश्वत वाले आरोप किसने और किस पर लगाए हैं, हम फिक्र की फैक्ट फाइल से इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। शुरुआत उस वायरल चिट्ठी से करते हैं जो देश को झकझोरने वाले रेप मर्डर केस में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, कई जानकारियां सामने रख रही है। इस चिट्ठी के एक एक शब्द को गौर से देखना और समझना जरूरी है। स्क्रीन पर अभी आप वही लेटर देख रहे हैं जो 10 अगस्त को लिखा गया था। ये लेटर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा था। चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी रूम और टॉयलेट में काफी कमियां हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से इन्हें ठीक किया जाए। ड्यूटी रूम और शौचालय की तुरंत मरम्मत कराई जाए, तुरंत पुनर्निर्माण किया जाए। बाकायदा इस चिट्ठी में एक बार अर्जेंट और 2 बार इमीडिएटली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को यह बताया गया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव से भी मीटिंग हो चुकी है।
इसीलिए वो तुरंत अपना काम शुरू कर दें। ये खत भले ही आपको सामान्य लग रहा हो, लेकिन इसकी भाषा सामान्य नहीं है। इसकी तारीख में सारे राज छिपे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए ये भी बताते हैं। ये चिट्ठी 10 तारीख को लिखी गई। 9 तारीख की रात को इसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। मतलब वारदात के ठीक एक दिन के बाद तत्कालीन प्रिंसिपल को मरम्मत और तोड़फोड़ करवाने की याद आ गई। आखिर क्यों? हड़बड़ी भी ऐसी कि अर्जेंट और इमीडिएटली जैसे शब्द लिखने की जरूरत पड़ गई। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की फुर्ती को भी समझिए। आमतौर पर जब उसे आवेदन जाता है तो आपने इतनी जल्दी उसे काम शुरू करते नहीं देखा होगा जितनी जल्दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दिया गया। मतलब चिट्ठी मिली नहीं कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। हमने इसी शो में आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें सेमिनार हॉल में मरम्मत का काम चल रहा था। कहा जा रहा है कि काम की शुरुआत इसी हॉल से की गई। एक बार फिर आपको बता दें कि सेमिनार हॉल में ही रेप और मर्डर हुआ था। पुलिस वाले भी वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने किसी को मरम्मत या तोड़फोड़ करने से रोका नहीं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चिट्ठी में तो कॉलेज के सारे विभाग, डॉक्टरों के रूम और सभी टॉयलेट्स में मरम्मत का जिक्र है, तो फिर शक की वजह क्या है? हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए संदीप घोष की इस चिट्ठी की मिस्ट्री को डिकोड किया। इस आधार पर यह लगता है कि अगर संदीप घोष सिर्फ सेमिनार हॉल और उसके टॉयलेट के रेनोवेशन का ही जिक्र करते तो तुरंत शक गहरा जाता। शायद इसलिए चिट्ठी में सभी ड्यूटी डॉक्टरों के रूम और टॉयलेट की बात लिखी ताकि गुमराह किया जा सके। संदीप घोष इस केस में आरोपी हैं, इसलिए यहां एक टाइमलाइन को फिर से देख लेते हैं। 9 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में रेप के बाद लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ। 10 अगस्त को कॉलेज में अर्जेंट मरम्मत और तोड़फोड़ शुरू हो गई। 12 अगस्त को हंगामा बढ़ने पर इस्तीफे के 4 घंटे के बाद ही संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। फिलहाल इस केस में संदीप घोष अभी सीबीआई की कस्टडी में है। इस खत के आने से पहले आज ही आरजीकर अस्पताल में दरिंदगी का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों ने बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह आरोप कोलकाता नॉर्थ के डीसी पर लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार पूरा होने तक 300 से 400 पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। जब लड़की का शव माता पिता के सामने पड़ा था, हम रो रहे थे, तब पुलिस ने हमें पैसे देने की कोशिश की थी। पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए परिवार ने सवाल उठाया कि क्या यही पुलिस का मानवीय चेहरा है। लेडी डॉक्टर के ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে। বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে? लेडी डॉक्टर के परिजन पहले दिन से जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में शामिल हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जांच के पहले दिन से ही पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। परिवार पहले भी कह चुका है कि मृतका के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। आज जब रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करने और तत्कालीन प्रिंसिपल की चिट्ठी सामने आई तो राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया। মমতা ব্যানার্জির ফোনগুলো শুধু নিক, ফেস টাইম থেকে বের করুক, কার কার সঙ্গে কথা বলেছে 9 আর 10 সব বেরিয়ে যাবে। माता पिता ने तो बताया कि पुलिस वालों ने उनको ब्राइब देने की कोशिश की। क्यों दे रहे थे, किसका नाम छिपाना चाहते थे? अब पता चला है कि जो रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का काम डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और जो टॉयलेट्स में हो रहा था सेमिनार हॉल के पास, वो उसका आदेश संदीप घोष ने तुरंत एक दिन बाद ही दे दिया था, 10 तारीख को दे दिया था कि ये डेमोलिश कर दो। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? উর্দি পরা অবস্থায় অন ডিউটি কোনো পুলিশ অফিসার যদি এই পরিবারকে টাকার অফার করে থাকেন ওইরকম একটা ভয়ঙ্কর দিনে, তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার বিষয় বা জানার বিষয়, डॉक्टर के सामने वाइट पेपर में साइन करने के लिए बोला कि आपका मानसिक अभी ठीक नहीं है तो आप साइन कर दीजिए, बाकी हम लोग लिख लेंगे।
कैसे हिम्मत होता है उन लोगों का? जो क्रिमेशन है उसके लिए भी जो पैसा लगता है वो भी उसको मालूम नहीं है कि कौन दिया है, पेमेंट कौन किया है। तो ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस ने ये केस को पूरा खुद ले लिया है और पूरा माता पिता को, उसका परिवार को साइड में रख दिया। इस खबर को फिक्र के लेंस से देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं। रेप और मर्डर के अगले ही दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मरम्मत और तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई? जब कॉलेज में इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना हुई तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तत्कालीन प्रिंसिपल ने तुरंत काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिया? जब डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और टॉयलेट पहले से खराब थे तो कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं किया गया? पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले सेमिनार हॉल से काम क्यों शुरू किया, जहां लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था? जब क्राइम सीन वाली जगह पर काम शुरू हुआ तो कोलकाता पुलिस ने पीडब्ल्यूडी वालों को क्यों नहीं रोका? सेमिनार हॉल में केस से जुड़े कई तथ्य थे, सैंपल थे, फिंगरप्रिंट थे, सबूत थे। तो क्या इन सबूतों को मिटाने की साजिश के तहत मरम्मत और तोड़फोड़ की शुरुआत सेमिनार हॉल से ही की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सीबीआई को तलाशने हैं। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। खबरों के स्टीयरिंग को अब उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ते हैं, जहां आज मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ बनाम पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच बयानों और आरोपों का राउंड 2 शुरू हो गया। कल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर वाला राउंड था। आज एनकाउंटर वाला राउंड शुरू हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। दोनों नेताओं के बीच आरोपों और बयानों वाली लड़ाई आज सुबह सुल्तानपुर में हुए एक एनकाउंटर के बाद शुरू हुई। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जिससे यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इसी पर आज हमने एक पूरा विश्लेषण किया है, जिसमें खबर और खबरों का राजनीतिक एंगल दोनों मौजूद हैं। लेकिन पहले सुल्तानपुर की पूरी घटना समझिए। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में डकैती हुई। दुकान से करीब 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश सुल्तानपुर से जौनपुर की ओर भागने की फिराक में हैं। एसटीएफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी मंगेश यादव को गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मंगेश यादव पर पहले से कई केस दर्ज थे और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सोमवार को पुलिस ने इसी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। 7 आरोपी अभी भी फरार हैं और आज सुबह इसी गैंग का मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। अब तक ये मामला पुलिस और अपराधियों के बीच था, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर करा दिया गया। सपक्षीय लोगों के पैरों पर दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। अखिलेश ने देर शाम को लिखा, जिसे एनकाउंटर के नाम पर मारा गया, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। आगे अखिलेश यादव ने और लिखा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। बीजेपी राज अपराधियों का अमृतकाल है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा, क्या वो सिर्फ यादवों के नेता हैं? जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि अखिलेश यादव के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अब इस मुद्दे पर खुलेआम राजनीति हो रही है और दोनों तरफ से राजनीतिक हमले भी जारी हैं। तरफ हमारे संतों के द्वारा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, जाति देख करके भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है और जाति देख करके इनकाउंटर हो रहे हैं, तो कहाँ है संविधान? संविधान खत्म करने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना, तो उसको भी जब जानकारी थी उनको तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कल शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा की बाकी 24 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन होगा इस बैठक में। कांग्रेस अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। आज जब सब कमेटी के सामने हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस हरियाणा प्रभारी पर पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी नाराजगी राहुल गांधी के सामने जाहिर की है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, गुटबाजी हो रही है, इसके संकेत लगातार मिल रहे थे, लेकिन अब ये गुटबाजी ऐसा लग रहा है कि खुलकर सामने आ गई है। कल जो सीईसी की बैठक है उसमें क्या कोशिश की जाएगी कि गुटबाजी को खत्म कराया जाए? ये देखिए, कांग्रेस की 2 सीईसी की बैठकें हुई जिसके बाद ये आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अब कोई सीईसी की बैठक नहीं होगी। अब एक सब कमेटी बना दी गई मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में, जो कि बाकी बची सीटों पर चर्चा कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से आज रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के साथ तमाम सांसद गए और उन्होंने सब कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा और विरोध जताया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ना सीईसी में सुनी जा रही है, ना स्क्रीनिंग कमेटी में सुनी जा रही है, और सब कमेटी में खाली हमारी बात सुनी जा रही है, फैसले हमारे हिसाब से हो ही नहीं रहे। एक पक्ष लिया जा रहा है, प्रभारी एक पक्ष ले रहे हैं। तो इसके बाद दोनों ने आपस में चर्चा की, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने, और उसके बाद राहुल गांधी को ये शिकायत करी कि जो प्रभारी हैं वो एक पक्ष ले रहे हैं, वो यानी कि वो हुड्डा पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही है, फैसलों में टिकट बंटवारे में एक ही पक्ष आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद राहुल गांधी, जिनको कि कल शाम को अमेरिका जाना है, उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसके पहले ये इसी की अचानक तीसरी बैठक बुला ली गई है। तो निश्चित तौर पर जो गुटबाजी है जिसके चलते अब तक कांग्रेस की पहली सूची तक नहीं आ पाई है, उसको निपटाने के लिए कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे मौजूद रहेंगे। जी हाँ, तो कोशिश ये है कि एक और ये बैठक बुलाई गई है ताकि जो विवाद है उन्हें सुलझाया जा सके। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा पर जाने से पहले इन विवादों को सुलझा दें। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अब हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के बाद बीजेपी से जुड़ी खबर। बुधवार को बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बगावत का दौर शुरू हो गया। इस्तीफे की झड़ी लग गई। टिकट की घोषणा के बाद 24 घंटे में 20 से ज्यादा नेता त्यागपत्र दे चुके हैं। कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कुछ अन्य दलों में जाने का विकल्प भी तलाश रहे हैं।
अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या कर रही है। वो राज्य जहां पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, वहां इतने बड़े पैमाने पर बगावत को कैसे रोका जाएगा। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे को सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी ने बगावत से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी फिलहाल अपने इन नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बीजेपी अभी 2 से 3 दिन तक इंतजार करेगी और नाराज नेताओं के रुख को देखेगी। पार्टी को उम्मीद है कि राज्य में तीसरी बार सरकार बनने की संभावना को देखने के बाद कई नाराज नेता खुद ही मान जाएंगे। अगर इसके बाद भी नाराजगी बरकरार रही तो उन्हें मनाने के लिए पार्टी उन इलाकों के जानकार और अनुभवी लोगों को उन नेताओं के पास भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं को मनाने के लिए कई स्तर पर बीजेपी और संघ के नेताओं की टीम बनाई जाएगी। विधानसभा और जिला स्तर पर बनाई गई इस तरह की टीम स्थानीय स्तर पर ही नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास करेगी। अगर टीम को अपने स्तर पर कामयाबी नहीं मिली तो फिर बागी नेताओं की बात और मुलाकात प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं से करवाई जाएगी। इससे पहले बीजेपी ये फॉर्मूला कई दूसरे राज्यों में सफलतापूर्वक आजमा चुकी है। बात हरियाणा की हो गई है तो चर्चा जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भड़क रही चुनावी चिंगारियों को भी देख लेते हैं। आज से ठीक 13 दिन के बाद 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान होना है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनावी युद्ध में आतंकवाद, कट्टरपंथ जैसे शब्दों को हथियार बनाकर वोट साधने का प्रयास हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से आतंकवाद वाली जुबानी फायरिंग राज्य में पार्टी के चुनाव प्रभारी राम माधव कर रहे हैं। पहले राम माधव के बयान के आतंकवाद वाले अंश का जिक्र करते हैं, उसके बाद पूरी बात बताएंगे और फिर कैसे राम माधव पर कटाक्ष हो रहे हैं ये भी देखेंगे। राम माधव ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए पूर्व आतंकवादी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता से ये भी अपील कर रहे हैं कि उन राजनीतिक दलों को हराना होगा जो जम्मू कश्मीर को पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को नए नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए जो शांति और प्रगति चाहता है। दरअसल राम माधव पार्टी उम्मीदवार एजाज हुसैन के नामांकन में शामिल हुए थे। एजाज हुसैन लाल चौक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसी दौरान अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा। आपको बता दें, राम माधव वही नेता हैं जिन्होंने 2015 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन का ऐलान किया था। हालांकि ये गठबंधन सिर्फ 3 साल ही चला। जून 2018 में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया था। तब समर्थन वापसी का ऐलान भी राम माधव ने ही किया था। अब जम्मू कश्मीर में सियासी विरोधी इसी को मुद्दा बनाकर राम माधव पर कटाक्ष कर रहे हैं। आपको पूरी बात भी सुनवाएंगे। पहले जानिए कैसे जम्मू कश्मीर में आरोप और प्रत्यारोप वाला युद्ध चल रहा है। राम माधव के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राम माधव की पहुंच खुफिया रिपोर्ट्स तक है, तो फिर आतंकियों या पूर्व आतंकियों का पता क्यों नहीं लगाते? अगर कोई है तो उसकी जानकारी दें। इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने कहा है कि राम माधव ने ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का गठबंधन कराया था और अब ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया कि राम माधव के पास सत्ता और सरकार तक पहुंच है। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक्शन में। I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. Ram Madhav is not a child. Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC.
I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट रोज दे। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या वो बच्चे हैं? इनके पास सरकार है, अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन लें। राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग PDP, and then he sat with them. Did he not make a government with them? फिक्र में अब बात भारत की उस ग्लोबल शक्ति की जिसका जिक्र एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पिछले 2 वर्षों में रूस यूक्रेन जंग में लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। जंग रुकवाने के लिए स्विट्जरलैंड में पीस समिट भी हो चुकी है, लेकिन आज पुतिन ने कह दिया कि भारत को रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। जंग रुकवाने के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन शर्तों को लागू नहीं किया गया। और अब पुतिन ने कहा है कि चीन और ब्राजील के साथ भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन ने भारत के साथ चीन और ब्राजील का नाम भी लिया है, तो इसके पीछे पुतिन की कूटनीतिक और व्यापारिक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन के बाद रूस का चीन और ब्राजील से व्यापार बढ़ा है। लेकिन पुतिन जानते हैं कि अगर वर्ल्ड लीडर्स में किसी की धमक है और अगर कोई किसी को ध्यान से सुनता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। पुतिन जानते हैं कि 2 देशों के बीच जंग रुकवाना आसान काम नहीं है। इसमें न सिर्फ 2 देशों के हित जुड़े होते हैं, बल्कि उनका सम्मान और संप्रभुता भी मायने रखती है। बड़ी बात यह है कि जंग में शामिल दोनों ही देश शांति स्थापित करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में भारत की ग्लोबल कूटनीतिक ताकत के प्रमाण हैं। आज यानी 5 सितंबर को पुतिन ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। वहीं पिछले महीने 23 अगस्त को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि भारत में शिखर सम्मेलन होना चाहिए, जिससे कि रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति का हल ढूंढा जा सके। पिछले 2 वर्षों में G7 से लेकर G20 और न जाने कितनी वर्ल्ड फोरम की समिट हो चुकी है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वर्ल्ड लीडर्स ने शांति के लिए भारत पर भरोसा जताया है। इन 4 तस्वीरों में भारत की ग्लोबल ताकत ही नहीं, बल्कि भारत की वो कूटनीतिक शक्ति भी समाहित है जिसका इस्तकबाल पूरी दुनिया कर रही है। जून में पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड में हुई पीस समिट में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके कुछ दिनों बाद अगले महीने जुलाई में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया। मॉस्को में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। इसके कुछ दिन बाद अगले महीने अगस्त में पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का स्वागत किया। और अब सितंबर महीने में पुतिन ने कह दिया है कि भारत को जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। भारत के इस ग्लोबल स्टैंड की धमक सिर्फ रूस यूक्रेन तक ही नहीं, बल्कि भारत की इस शक्ति से पश्चिमी देशों का भी साक्षात्कार हो चुका है। ये भारत की विदेश नीति है जो 2 दुश्मनों के साथ न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि उनके बीच शांति स्थापित करने की पहल भी कर सकता है। पिछले महीने जब पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी, तब पीएम ने शांति का ही संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, भारत से शांति संदेश लेकर आया हूं। रूस और यूक्रेन मिलकर युद्ध का समाधान निकाले। युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी। रूस यूक्रेन बिना समय गंवाए बात शुरू करे। सभी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। जबकि पीएम मोदी पुतिन से मुलाकात के दौरान भी खुलकर कह चुके हैं, ये समय युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहकर पुतिन को भी चकित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने हर मंच से, हर मौके पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। तो वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की
पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी से 2 बार मिल चुके हैं। पिछले साल ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 5 बार फोन किया था। यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को ही पता है कि अगर कोई देश जंग की विभीषिका को रोक सकता है तो वो भारत ही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर भारत की ग्लोबल इमेज कैसे बदली है और कैसे सुपर पावर्स के बीच भारत का मान बढ़ा है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया शहर में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का सम्मेलन हुआ था। ऐसे 7 देश जिनका पूरी दुनिया के जीडीपी में 40% हिस्सा है। इन देशों के समूह को G7 कहा जाता है और इन अमीर देशों के समूह में मोदी डिप्लोमेसी की पावर पिक्चर सामने आई थी। पीएम मोदी इस तस्वीर में एकदम केंद्र में थे। बाईं तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और दाईं तरफ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा खड़े हुए हैं, जबकि नीचे की पंक्ति में एक तरफ मेलोनी और दूसरी तरफ ईसाई धर्मगुरु पोप खड़े थे। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सेंटर से दूर थे। कूटनीति की भाषा में इस तस्वीर को पढ़ें तो भारत G7 के 4 देशों फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्रिटेन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया का जो फ्यूचर प्लान बन रहा है उसमें भारत एकदम सेंटर में रहने वाला है, जिसे आज पुतिन ने एक बार फिर दोहरा दिया है।